हेलो फ्रेंड्स, आज की इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के जो बचे हुए आखिरी कुछ टॉपिक्स हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर है, इसमें हम पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज के बारे में जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है, इसलिए नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब वो संसाधन रिसोर्सेज जो नेचर प्रकृति हमें प्रदान करती है या प्रोवाइड करती है। तो इसी सिलसिले में हमने एयर के बारे में पढ़ा, उसके पॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, पानी जल के बारे में पढ़ा, उसके पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में, कंपोनेंट्स के बारे में, सॉइल के बारे में पढ़ा, कैसा सॉइल का प्रॉपर्टी है, क्या इफेक्ट डालता है ऑर्गेनिजम्स के लाइफ पे, डाइवर्सिटी पे, कैसा वर्क करता है, क्या उसके कॉम्पोजिशंस हैं, क्या सॉइल पॉल्यूशन होता है, हमने ये भी पढ़ा। हमने सबके बारे में, लगभग हर रिसोर्स के बारे में जो नेचर प्रोवाइड करती है नेचुरली, वो पढ़ा है। ठीक है। और हम पढ़ रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने चालू किया था बायो जियो केमिकल साइकिल। मैंने आपको यह भी बताया था, उसका हर एक पार्ट को अलग अलग डिवाइड करके हमने उसका मीनिंग समझा था। बायो का मतलब लिविंग थिंग्स से है, जियो का मतलब रिसोर्सेज या नॉन लिविंग थिंग्स से है, एयर, वाटर, सॉइल। केमिकल का मतलब मिनरल और न्यूट्रिएंट का, और साइकिल का मतलब एक पाथवे। साइकिल का मतलब पाथवे, मतलब वो पाथ जिसपे कि इस मिनरल का यूसेज होता है, रीयूटिलाइजेशन होता है, और कैसे मिनरल्स एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म से या एनवायरनमेंट में कैसे मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है, उससे पता चलता है। इसलिए नाम दिया गया है साइकिल या एक पाथवे। साइकिल या एक पाथवे है, तो बायो जियो केमिकल पाथवे या बायो जियो केमिकल साइकिल। फिर उसमें हमने चालू किया था वाटर साइकिल से। वाटर साइकिल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा उससे यूज टू है ना, कि इवापोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, रेन होता है जगह पर, तो ग्राउंड वाटर में पानी चले जाता है, फिर वापस वो रिवर से बह के ओशियन में आता है, फिर वो साइकिल एक चलता रहता है। तो वाटर कंटिन्यूस रिसाइकल भी होता है और हर ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड भी नेचर के द्वारा किया जाता है। फिर हमने चालू किया था कार्बन साइकिल, कार्बन का पाथवे, कि कैसे नेचर में कार्बन प्रेजेंट है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिजम्स और फिर सॉइल उसमें जाता है और फिर से रिसाइकल होता है। ठीक है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे कि 71% कार्बन जो प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर, वो ओशियंस में डिसॉल्व है। किसमें? समुद्र में डिसॉल्व है। और प्लांट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से लगभग 4 × 10 की पावर 13 kg एनुअली पर एनम फिक्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपने बायोमास में, मतलब अपने बॉडी में। कौन? प्लांट्स। ठीक है। तो एक साइकिल हम समझ लेते हैं, इसका जो साइकिल प्रपोज है कार्बन साइकिल, वो हम समझते हैं। तो जो एनसीईआरटी के डायग्राम में है वो थोड़ा सिंपल है, उसमें ज्यादा चीजें नहीं दी हुई हैं। एनसीईआरटी के डायग्राम में आप देखेंगे तो उसमें क्या बात बताया गया है, उसमें बताया गया है कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन है, ठीक है, CO2 के फॉर्म में मान लीजिए, ठीक है, वो प्लांट्स तक जाता है, प्लांट से एनिमल तक जाता है, एनिमल से फिर वापस CO2। प्लांट से कैसे जाता है? जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो प्लांट इसको लेते हैं। एनिमल जब प्लांट को फूड के तौर पे यूज करते हैं तो एनिमल्स में जाता है। एनिमल जब रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 छोड़ते हैं तो CO2 बाहर जाता है। ठीक है, ये हो गया। प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं तो वो इससे जाता है। एनिमल से फॉसिल फ्यूल बनता है, प्लांट से पेट्रोलियम बनता है, फिर फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से वापस CO2 बनता है। ठीक है, CO2 कार्बोनेट्स के फॉर्म में ऐड होता है एनवायरनमेंट में। तो वो बहुत सिंपल है, उसमें मेनली बताया है CO2 प्लांट में जाता है, प्लांट से एनिमल में, एनिमल से वापस CO2 एटमॉस्फेयर में। तो जो यहाँ जो बना है वो थोड़ा ज्यादा इलेबोरेटिव है, वो थोड़ा और बस थोड़ा सा और ज्यादा डीप है। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे तो वो सिंपल वाला हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, तो हम इसको इसमें ध्यान देते हैं। ठीक है, देखने से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सिंपल है। CO2 जो एटमॉस्फेयर में है, एरो जिधर एरो है उधर हम ध्यान देंगे। CO2 एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से प्लांट्स में आता है। देखिए, CO2 फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से प्लांट्स में आता है। ठीक है, एनिमल्स जब प्लांट्स को खाते हैं तो CO2 कार्बन, CO2 का मतलब है CO2 से अलग अलग कंपाउंड में चेंज होता है। जैसे कार्बन जब फोटोसिंथेसिस से प्लांट में जाता है, प्लांट उसको फूड के तौर पर फिक्स करता है, तो प्लांट एक सब्सटेंस बनाता है C6
H12O6। आपको पता है कि ये क्या है, ग्लूकोज, ठीक है। एनिमल इसे ही खाते हैं प्लांट्स में, ठीक है। मेनली ग्लूकोज बनता है, वरना प्रोटीन भी बनता है जिसमें कार्बन होता है, ठीक है। और अमीनो एसिड्स तो प्रोटीन का ही फॉर्म है, फैट्स बनते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इन सब में कार्बन प्रेजेंट है। तो ये प्लांट्स बनाता है कैसे, CO2 का एटमॉस्फेयर से लेके। तो फोटोसिंथेसिस ये वाला हमें समझ में आ गया, एरो इधर है। प्लांट से एनिमल में जाता है, एनिमल प्लांट्स को खाते हैं, तो प्रोटीन, ग्लूकोज, फैट, जो भी अलग अलग कंपाउंड्स हैं कार्बन के, वो एनिमल में आ जाते हैं, ठीक है। एनिमल जब रेस्पिरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, O2 एटमॉस्फेयर से लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं। तो CO2 बाहर छोड़ेंगे तो ये फिर एटमॉस्फेयर में चले गया, तो एनिमल से यहां वापस चले गया। प्लांट भी, ये तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, लेकिन प्लांट में भी तो सेल है जिन्हें O2 चाहिए, और वो जो CO2 बनता है मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको बाहर छोड़ेंगे। तो प्लांट भी रेस्पिरेशन से इसमें एडप्ट करते हैं। तो ये वाला पाथवे इतना तक समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट में, प्लांट से एनिमल में, एनिमल से रेस्पिरेशन से वापस एटमॉस्फेयर में। अब हमने पढ़ा था जब प्लांट के पार्ट्स, एनिमल के पार्ट्स सॉइल में गिरते हैं, उनका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। तो इसमें जो कंपाउंड्स होंगे, जो भी पार्ट गिरेगा वो डेफिनेटली कार्बन कंपाउंड से बना होगा। तो वो डेट्राइटस का मतलब हम जानते हैं, जो कि प्रिकर्सर होता है, डिकम्पोजिशन के लिए जरूरी होता है, फ्रेशली फॉलन लीव्स और एनिमल पार्ट्स या प्लांट पार्ट्स। तो ये डेट्राइटस में कार्बन चले गया डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में, डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में डेट्राइटस में क्या, डेट्राइटस में फुल्ली डिकम्पोज हो गया। ये पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, ठीक है। क्या बन गया, सॉइल बन गया, वही कार्बन सॉइल में आ गया, एक और प्रोसेस है सॉइल में आने का, कैसे, प्लांट्स जब रूट रेस्पिरेशन करें, प्लांट्स के जो रूट जमीन के ज्यादा अंदर हैं वो रेस्पिरेशन करेंगे तो O2 लेंगे और क्या छोड़ेंगे। हमने पढ़ा है कि सॉइल में भी 25% एयर प्रेजेंट है, हमने कल उसका कंपोजिशन देखा है। तो उसमें से वो CO2 को क्या करेंगे, छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, तो रूट रेस्पिरेशन करते हैं और सॉइल में CO2 एडअप करते हैं। प्लांट्स, मान लीजिए कहीं लैंड ऐसा हुआ कि प्लांट्स बहुत सारे दब गए अर्थ क्रस्ट में बहुत नीचे, ठीक है, और क्या हुआ, फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉसिल फ्यूल बनने में, पेट्रोलियम, कोल, ये सब प्रोडक्ट्स प्लांट्स ही बनाते हैं। वो जब क्या होता है, कोई मान लीजिए भूस्खलन हुआ, ठीक है, अर्थक्वेक आया, तो क्या हुआ, प्लांट जो है वो अर्थ में बहुत नीचे दब गए, तो मिलियंस ऑफ ईयर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, फॉसिल फ्यूल, जो कि अगेन कार्बन इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये फॉसिल फ्यूल बनने के प्रोसेस में आ गए। हमने यहां तक देख लिया। अब जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, देखिए सॉइल में अर्थवर्म है, इंसेक्ट्स हैं, तरह तरह के जानवर रहते हैं, वो जब रेस्पिरेशन करते हैं तो वो भी क्या करते हैं, एडप्ट करते हैं, O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो वो भी इसमें एडप्ट करते हैं। फॉसिल फ्यूल का जब हम बर्निंग करते हैं, जैसे पेट्रोलियम को गाड़ियों में हम बर्न करते हैं या कोल को बर्न करते हैं, वो सब एडप्ट करते हैं किसमें, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई फोटोसिंथेसिस से प्लांट में, प्लांट से एनिमल में, एनिमल रेस्पिरेशन करता है, प्लांट भी रेस्पिरेशन करता है, तो वो एटमॉस्फेयर में एडप्ट होंगे। फिर प्लांट एनिमल के डिकम्पोजिशन से डेट्राइटस, डेट्राइटस से सॉइल में, सॉइल के ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे, O2 लेंगे, CO2 छोड़ेंगे, तो वो फिर वापस एटमॉस्फेयर में एडप्ट कर रहा है। प्लांट का रूट रेस्पिरेशन करता है तो सॉइल में, फिर सॉइल से वापस ये वाले पाथवे में जुड़ जाएगा। प्लांट्स फॉसिल फ्यूल बनते हैं, फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से फिर CO2 एटमॉस्फेयर में आ जाता है। तो ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस चलते रहता है, सबको प्रोवाइड होता है CO2, हर एक स्टेप में CO2 सबको मिल रहा है। अब यहाँ दो चीज एक्स्ट्रा में मैंने लिखा है, एक ये आउट का यहां पर है और एक यहाँ इनपुट का है। हमने पढ़ा ओशियन क्या है, सबसे ज्यादा रिजर्वायर, सबसे ज्यादा कार्बन ओशियन ही रखता है, तो ओशियन इनपुट देता है कार्बन का एटमॉस्फेयर में। ओशियन में भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, कार्बन के बहुत सारे स्टोरेज पॉइंट्स हैं, जहां से कार्बन का आउटलेट होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर के अनुसार, टेम्परेचर, पीएच, वाटर, उसके अनुसार ये एटमॉस्फेयर पे उसको इनपुट देता है। फॉसिल फ्यूल क्या है, फॉसिल फ्यूल अर्थ पर बहुत नीचे मिलते हैं, ठीक है, तो बहुत दिनों के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए, बहुत टाइम के लिए जो कार्बन है फॉसिल फ्यूल में वो इस चेन से अलग हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको आउट कर दिया यहाँ।
कि वापस कभी ना कभी तो आएगा, ह्यूमन ही लाता है वापस, पर क्या होता है थोड़ी टाइम के लिए बाहर हो जाता है इस चेन से। सॉइल में भी जो डीप में जाता है, डीप सॉइल में जो रहते हैं CO2 के कंपाउंड्स, वो क्या हो जाते हैं थोड़ी टाइम के लिए इस साइकिल से बाहर हो जाते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा है आउट। उसी को मेंटेन करने के लिए इनपुट होता है और ऐसे ये साइकिल चलते रहता है। ठीक है, तो ये कार्बन साइकिल हमने पढ़ लिया। आप इसको रिवाइज, इसको चार्ट को क्या करना है कि इसको बनाइए, बनाकर एक बार आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये एकदम याद हो जाता है। ठीक है, कोई ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। और कार्बन के बारे में तो बाकी हमें सब पता ही है। अगला जो साइकिल आता है वो है नाइट्रोजन साइकिल, पर उससे पहले कार्बन से जुड़ी एक चीज हम पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है वो देखिए, कहां से नाम आया। मान लीजिए कोई जगह फार्मर्स ऐसी जगह पे हैं जहां पे विंटर बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत कम होता है, विंटर जो होता है वो बहुत कोल्ड होता है। तो वो ऐसे प्लांट्स जो ट्रॉपिक एरिया में उगते हैं, आपको ट्रॉपिक पता है 0 डिग्री से 23 डिग्री लैटिट्यूड तक में ट्रॉपिक होता है। ठीक है, तो क्या होता है उसमें जो प्लांट्स उगते हैं वो सब ट्रॉपिकल या आर्टिक साइड नहीं उग पाते हैं, तो उनको उस एरिया में, ठंडे एरिया में उगाने के लिए क्या किया जाता है, जैसे फार्म में, जैसे ये फार्म का लैंड है तो ग्लास का एक हाउस टाइप का बनाते हैं और उसके अंदर प्लांट्स को उगाते हैं। ठीक है, क्यों उगाते हैं कि ये ग्लास है, जब सन रेज इस पे पड़ेंगी तो ये हीट अंदर अब्सॉर्ब करेगा। हीट अब्सॉर्ब तो करेगा, पर जितना हीट अब्सॉर्ब करेगा उतना बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो प्लांट्स जो हाई टेम्परेचर के लिए सुटेबल हैं या हाई टेम्परेचर पर रहते हैं वो फ्रूटिंग कर सकते हैं, तो फार्म में फायदा होगा। ठीक है, इसी हाउस को, इस हाउस को, ग्लास के हाउस को नाम दिया गया ग्रीन हाउस। ठीक है, आसान भाषा में समझे तो हीट गर्मी ग्लास के घर के अंदर आई पर बाहर नहीं जा पाई और टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ने लगा। ये हमने अपने सहूलियत के लिए किया। ठीक है, और ऐसा ही इफेक्ट अर्थ के साथ होता है, तो यहीं से नाम आया ग्रीन हाउस इफेक्ट। समझ गए क्या कि हीट अंदर आया पर बाहर नहीं जा पाया, क्यों, क्योंकि ग्लास क्या है, उसने हीट को ट्रैप कर लिया, ग्लास का जो हाउस है। और ग्रीन हाउस इसलिए बोला क्योंकि प्लांट वहां उगाते हैं, तो वहां से नाम आया ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, CO2, मेनली CO2, और भी बहुत सारे गैसेस होते हैं पर मेनली CO2 के कारण होता है। जैसे ये अर्थ है, ठीक है, और जब अर्थ में CO2 ऐसे नेचुरली प्रेजेंट होता है, नेचुरली CO2 अगर प्रेजेंट है तो वो हार्मफुल नहीं है, पर एक कंसंट्रेशन से ज्यादा हो जाए तो हार्मफुल। कोई भी चीज कंसंट्रेशन से, अपने नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज्यादा हो तो वो हमेशा हार्मफुल होती है। तो पेड़ों की कटाई हुई, पेड़ क्या करते हैं, अपने बायोमास, अपने बॉडी में कार्बन को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। हमने देखा 4 × 10⁻13 kg पर एनम स्टोर होता है कार्बन, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स में स्टोर होता है। तो पेड़ वैसे ही कम है डिफॉरेस्टेशन से, ऑटोमोबाइल से, फैक्ट्रीज से, चिमनी से निकल रही है कार्बन। तो कार्बन ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, उसने एक लेयर बना दी अर्थ के अराउंड, एक मोटी चादर ब्लैंकेट के जैसे बना दी। ठीक है, अब जो सन से रेज आ रही है वो हीट अपने साथ लेके आती हैं। अर्थ पर लाइट और टेम्परेचर दोनों का सोर्स क्या है, सन है। सन से जो रेज आ रही है, ठीक है, वो अंदर तो चल जा रही है क्योंकि शॉर्ट वेवलेंथ की है, वो अंदर तो आ जा रही है। ठीक है, पर क्या हो रहा है कि हीट बाहर नहीं जा पा रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड उसे रोकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेयर है, और दिन पर दिन वो ठीक होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि इमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है अमाउंट में। तो अंदर तो हीट आ जा रहा है सन का, पर बाहर इसको हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अर्थ रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये इसी चैम्बर के अंदर CO2 का अमाउंट बढ़ता जा रहा है और हीट भी बढ़ता जा रहा है।
तो हीट बढ़ता है, तो इससे क्या होता है, इस इफेक्ट को, हीटिंग इफेक्ट को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इससे होता क्या है, इससे होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मतलब थ्रू आउट द ग्लोब, पूरे ग्लोब में ग्लोबल वार्मिंग मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ने से क्या दिक्कत होगा, हम ये भी सोच सकते हैं भाई गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है, वापस ठंडी में कम हो जाता है, और ऐसा चेंज तो चलता रहता है। पर यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ क्या है, एक कांस्टेंट अमाउंट में टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। जैसे पिछले कुछ सेंचुरीज में अर्थ का टेम्परेचर एवरेज से 0.6 डिग्री बढ़ा है सेल्सियस। अगर हम ऐसे देखें तो ये बहुत बड़ा चेंज नहीं है, पर अगर हम पूरा एवरेज लेके देखें तो नियर 2 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर अर्थ का बढ़ा तो जितने भी पोल रीजन पे आइस कैप्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, सब पिघल जाएंगे, फ्रेश वाटर अर्थ पर खत्म हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिवर्स, लेक्स, ये सब फ्रेश वाटर के बॉडी है वो खत्म हो जाएंगे, तो पीने के पानी का बहुत दिक्कत होगा। और बहुत आइलैंड्स ऐसे हैं जो इसमें सबमर्ज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सी लेवल राइज कर जाएगा। फूड का भी प्रॉब्लम होगा, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से प्लांट में फोटोसिंथेसिस रुकता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड के इंक्रीज में प्लांट का फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा, पर ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट का फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बहुत एडवर्स इफेक्ट है। क्लाइमेट चेंज हम सुन ही रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन, मेन रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, उसमें भी ग्रीन हाउस इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप समर देख रहे हैं कि और हॉट हो रहा है, और सीजन वेरिएशन कोई जैसे पहले था वैसा नहीं है, कभी भी बारिश हो जा रही है, कभी भी गर्मी में भी किसी दिन ठंडी पड़ रही है, ठंडी में किसी दिन गर्मी पड़ रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज के सब असर है, जिसका मेन कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमने ये भी देख लिया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अगला जो हमारे पास एक साइकिल आता है वो है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो नाइट्रोजन साइकिल को भी हम थोड़ा देख लेते हैं ब्रीफली। तो अगर आप नाइट्रोजन साइकिल पे ध्यान दें तो जैसे मान लीजिए ये है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। किसमें, अमोनिया में, NH3। ठीक है, NH3 को क्या कहा जाता है, NH3 को कहा जाता है अमोनिया। ये एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड है अमोनिया। क्या हुआ, कुछ माइक्रोब्स जो सॉइल में रहते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। इसको कन्वर्ट करने के दो प्रोसेस हो सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया इसे फ्री लिविंग मतलब अकेले रहकर, सिंगल रहकर, फ्री लिविंग होकर इसे फिक्स करते हैं, और कुछ सिम्बायोटिक किसी प्लांट के साथ अटैच होकर इसे फिक्स करते हैं। तो दो तरीके से नाइट्रोजन फिक्स हो सकता है एटमॉस्फेयर में, या तो वो बैक्टीरिया फ्री लिविंग हो या सिम्बायोटिक है मतलब किसी के साथ रिलेशन में हो। ठीक है, तो इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये प्रोसेस आपका क्या हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इस अमोनिया को कुछ बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट या नाइट्रेट में। ठीक है, नाइट्राइट या नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। कुछ बैक्टीरिया में लिख दे रहा हूं, और ये प्रोसेस आपका कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, ये प्रोसेस आपका कहलाता है नाइट्रिफिकेशन। कुछ बैक्टीरिया इसको दोबारा बना देते हैं एटमॉस्फेरिक अमोनिया, वो क्या हो जाता है, डीनाइट्रिफिकेशन। वो हो जाता है डीनाइट्रिफिकेशन। अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन हुआ और फिर NH3 का डीनाइट्रिफिकेशन होते ही एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बन गया। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट ने लिया, प्लांट
प्लांट से गया एनिमल में, एनिमल से गया और प्लांट से भी गया डेट्राइटस में, और डेट्राइटस से आया फिर अमोनिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ये पूरा प्रोसेस, अधिकतर स्टेप्स इसमें जो है वो बैक्टीरिया माइक्रोब्स से ही होते हैं। ठीक है, अब इसको कुछ तो यहां से सीधा डी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से नाइट्रोजन में बदल गया, कुछ नाइट्रेट प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो आपने ये भी देख लिया कि कुछ नाइट्रेट प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं। प्लांट, ये यहां पे मैंने गलत बना दिया कि प्लांट एटमॉस्फेयर से सीधा नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। आप अगर देखेंगे बेसिकली बस इतना ही है नाइट्रोजन साइकिल। अगर मेरे को इसमें कुछ और जोड़ना है तो मैं इसे कर दूंगा कि ये यहां रन ऑफ हो गया, मतलब थोड़ी देर के लिए साइकिल से बाहर हो गया। और हमारा नाइट्रोजन जो है वो क्या है, वो तो एटमॉस्फेयर में 78% के लगभग है ही। इसका रिजर्वायर क्या हो गया, एटमॉस्फेयर ही हो गया। ठीक है, तो ये एक चार्ट हो गया नाइट्रोजन साइकिल का। अगर हम थोड़ा सा इसे पढ़ें नाइट्रोजन साइकिल को, एक बार देख लेते हैं। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन हुआ, कौन फिक्सेशन किया, फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सेशन से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना अमोनिया। अमोनिया से कुछ बैक्टीरिया ने उनका नाइट्रिफिकेशन कर दिया और वो बन गए नाइट्राइट या नाइट्रेट। ठीक है, नाइट्राइट या नाइट्रेट। प्लांट नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में। ये नाइट्रेट प्लांट्स में गए। जो नाइट्रेट प्लांट से ने यूज नहीं किए वो कुछ बैक्टीरिया ने डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बना दिया। अब जो प्लांट ने नाइट्रेट यूज किया वो फिर पास ऑन होगा आगे। प्लांट्स को एनिमल खाएंगे, एनिमल जब मरेंगे या जो एक्सक्रीट करेंगे उससे डेट्राइटस में, प्लांट्स भी आखिरकार डेट्राइटस में मिलेंगे और डेट्राइटस में कुछ बैक्टीरिया अमोनिफिकेशन करके उसे वापस अमोनिया बना देंगे और ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया नाइट्रोजन साइकिल। ज्यादा नहीं है इसमें, बस बैक्टीरिया इंवॉल्व हो गए हैं और इसमें कुछ स्टेप्स के नाम आ गए हैं, वरना ये भी लगभग कार्बन साइकिल के जैसा ही है ना। तो इसके अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, उतना जानने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो ये इसका एक नॉर्मल चार्ट जैसा हो गया। अब नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। अमीनो एसिड ही बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। हमारे न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए में प्रेजेंट होता है। बॉडी में नाइट्रोजन का ऐसा कार्बन डाइऑक्साइड या O2 जैसा जितना रोल नहीं है, पर बॉडी के बिल्टअप में, क्यों, क्योंकि बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन, और प्रोटीन को बनाने में लगते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड बनते किससे हैं, नाइट्रोजन से, उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और डीएनए आरएनए भी नाइट्रोजन रखते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका एक चार्ट हो गया। नाइट्रोजन भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। मान लीजिए आप एटमॉस्फेयर में तो 78% प्रेजेंट ही है। तो ये हो गया नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है, अब एक साइकिल है एनसीईआरटी में दी है, वो है ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल एज सच कोई उतना है नहीं, उसका दो ही रोल है। मैं आपको चार्ट बनाने की उसमें जरूरत नहीं है, उसमें बस यही है ऑक्सीजन का। अगर आप ऑक्सीजन O2 के मॉलिक्यूल के फॉर्म में देखें तो वो क्या है, वो एटमॉस्फेयर में 21% तो है ही, ऑक्सीजन 21% है। जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में वो है 21%। वही क्या होता है, एनिमल्स लेते हैं, एनिमल। ठीक है, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, और एनिमल लेते हैं। एनिमल्स के बॉडी में से भी प्लांट जाता है डेट्राइटस में। ठीक है, इसका कुछ कॉम्प्लेक्स भी है। अगर हम इसको डेट्राइटस इसमें जोड़ दें तो फिर कार्बन साइकिल के जैसा भी ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स।
तो हम सिंपल इसको रखते हैं। अगर इसको सिंपल ही देखें हम, तो ऑक्सीजन को कौन लेता है एटमॉस्फेयर से? एनिमल्स। प्लांट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ऐड करते हैं। ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ भी होता है, C6H12O6, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होता है। ठीक है, तो बहुत जगह इसका यूज है। अगर ऐसा हम इसको इलाबोरेट करके पढ़ें तो इसका साइकिल बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो हम सिंपल रखते हुए ये पढ़ते हैं कि एनिमल्स ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और प्लांट ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। इसका रिजर्वायर कहां होता है? एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो कितना अमाउंट में है? 21% में है। और कहां कहां ऑक्सीजन होता है? हमारे बॉडी में प्रेजेंट है ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि वो हमारी लाइफ लाइन है, उसी से हम रेस्पायर करते हैं। फूड बनाने के लिए हमें, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड बनाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारा ऑक्सीजन के भी बारे में हो गया। अब एक चीज और हमारे पास बचता है पढ़ने के लिए, जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है ओजोन लेयर। हमने बहुत बार सुना है ओजोन होल, बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर ये अर्थ में प्रेजेंट है, प्रेजेंट एट हाइट ऑफ अप्रॉक्स, या अप्रॉक्स का साइन 16 से 25 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, फ्रॉम अर्थ से 16 या 25 किलोमीटर के हाइट पे स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है। स्ट्रेटोस्फियर, देखिए नेचर हर चीज बैलेंस करके रखता है। ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल गैस है, डेथ कॉज कर सकती है, ओजोन O3। पर जब ये इस लेयर में आती है, यहां पर अर्थ से ऊपर, तब ये अमृत जैसा है, एक वरदान जैसा है। क्यों? क्योंकि सन की जो हार्मफुल रेज आती हैं, सन में यूवी रेडिएशंस भी होते हैं, ठीक है, गामा रेडिएशंस भी होते हैं, विजिबल भी होते हैं। विजिबल मतलब जो व्हाइट लाइट आपने कभी देखी होगी, जो इंद्रधनुष बनता है, वो बेसिकली क्या होता है? व्हाइट लाइट डिस्पर्स हो जाता है 7 कलर्स में, विबग्योर, तो वो भी प्रेजेंट होता है। इंफ्रारेड, बहुत अलग अलग प्रकार के रेडिएशंस होते हैं। तो यूवी रेडिएशंस क्या है? ये बहुत खतरनाक है हमारे लिए। इसके भी, यूवी के भी A, B, C टाइप्स होते हैं। तो जो UVB होता है वो बहुत खतरनाक होता है। UVB हमारे लिए, हमारे DNA में म्यूटेशन करता है और कैंसर कॉजिंग होता है, और भी अलग अलग, स्किन कैंसर करता है, और भी स्किन के बहुत सारे डिजीजेस करता है, और म्यूटेशन भी करता है। ठीक है, तो जो ओजोन लेयर है वो 16 से 25 किलोमीटर अर्थ पर प्रेजेंट है, और ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है इनकमिंग रेडिएशन को। सन से जो रेडिएशन आती है उसको, हार्मफुल रेडिएशंस को रोकती है। ठीक है, सन से जो हार्मफुल रेडिएशन आती है, ये ओजोन लेयर उसे रोकती है। ठीक है, तो इसका सिंपल हम समझे तो ये मतलब है कि प्रेजेंट है भाई 16 से 25 किलोमीटर के हाइट पे, उस जगह को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। और ये क्या करती है? सन से हार्मफुल रेडिएशन जो आ रहे हैं उसे चेक करती है, रोकती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने से। अब ओजोन होल कहां से आया? तो एक कंपाउंड होता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, ह्यूमन को कुछ भी चीज अपने फायदे के लिए हो, दूसरे फायदे के लिए, दूसरे के फायदे के लिए पसंद ही नहीं है ना? तो जो ओजोन होल है, ठीक है, ओजोन होल एज सच कोई होल नहीं हो जाता है। होता यह है कि ओजोन लेयर का डेप्थ कम हो जाता है। डेप्थ या आप समझ लीजिए ओजोन लेयर जो है पतली हो जाती है। ओजोन लेयर कम हो जाता है, मतलब जैसे इसका थिकनेस ये है, ओजोन लेयर का थिकनेस कम हो जाता है। मान लीजिए कि उसे डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं, पर मान लीजिए 3 से 4 mm है उसका थिकनेस, तो वो और पतला हो जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? जो इसके पतले होने से जो रेडिएशंस है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, और वो कोई भी ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशन कॉज करती हैं, कैंसर कॉज करती हैं, और भी बहुत एडवर्स इफेक्ट वो डालती हैं हमारे ऊपर। तो इसके होने का कारण है CFCs, क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या इन्हें फ्रियॉन्स भी कहते हैं। ये क्या
छोड़ते हैं, ये जब रिलीज होते हैं रेफ्रिजरेटर से, जेट इंजन से रिलीज होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जब स्ट्रेटोस्फेयर साइड पे जाते हैं तो ये नेसेंट क्लोरीन छोड़ते हैं। इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वहां जाकर ओजोन से रिएक्शन पर वो नेसेंट क्लोरीन छोड़ते हैं, और ये नेसेंट क्लोरीन का मॉलिक्यूल लगभग 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को बदल देता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो आप सोचिए, एक नेसेंट क्लोरीन 1,00,000 O3 मॉलिक्यूल को O2 में बदलता है, तो एक से ज्यादा बहुत ज्यादा रिलीज होता है। अब तो इस पे बैन है, फिर भी बहुत ज्यादा रिलीज होता है। सबसे ज्यादा रिलीजिंग करने वाला कंट्री है CFC रिलीजिंग करने वाला चाइना। ये रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में और ओजोन लेयर में डिप्लीशन कॉज करता है, डिप्लीट करता है उसे, उसका थिकनेस कम कर देता है, तो रेडिएशंस अंदर आते हैं और बहुत हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर के बारे में हो गया। और ये सबसे ज्यादा आर्टिक एंटार्क्टिक में सबसे ज्यादा दिखते हैं, और इसे 1985 में सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था सैटेलाइट से। उस सैटेलाइट का नाम है निम्बस 7। ये सिर्फ जनरल नॉलेज है। निम्बस 7 सैटेलाइट से इसे सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। तो ओजोन लेयर समझ में आ गया क्या होता है। वो लेयर 16 से 25 किलोमीटर हाइट पर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है और क्या करती है, सन के हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। पर जब उसमें होल हो जाए, किसके कारण, CFCs के कारण, तो क्या होता है, हार्मफुल रेडिएशंस एंटर करते हैं और फिर अपना जो भी हार्मफुल इफेक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो इस चैप्टर में हमने बहुत सारा अलग अलग डाइवर्सिटी का हमने टॉपिक लिया। एयर पढ़े, वाटर, सॉइल, और फिर इसके बाद बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी हमने पढ़े, कार्बन के बारे में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बारे में। तो ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में हम इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये वाला चैप्टर जो लास्ट चैप्टर होगा बायो का, क्लास 9 का, उसे स्टार्ट करेंगे।